इस नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ और आपको जो पहले वीडियो में राणा सांगा के बारे में उत्तराधिकारी बनने तक की बातें बताई थी उसका अगला पार्ट लेकर आज फिर हाजिर हुआ हूँ। तो देखते हैं राणा सांगा शासक बनते हैं कैसे। देखो राणा सांगा के दोनों भाई मारे जा चुके थे, पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल, और 1509 में रायमल की मृत्यु हो गई थी जो राणा सांगा के पिता थे। 1509 में राणा सांगा का कुंभलगढ़ में क्या कर दिया गया था? राज्याभिषेक। कुंभलगढ़ में क्या कर दिया गया था? राज्याभिषेक कर दिया गया था। किसका? राणा सांगा जो महाराणा बने। और जैसे इसका जन्म की बात करते बेटा, इसका जन्म 1482 में हुआ था बेटा, इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। और उसकी माता का नाम था बेटा रतन कंवर। माता का नाम क्या था बेटा? रतन कंवर इसकी माँ थी और इसके पिता रायमल थे। ये सामान्य बात है बेटा। अब शासक बनने से पहले पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल मारे जा चुके थे और राज्य की जिम्मेदारी थी। राज्य के बाहर बहुत सी कठिनाइयाँ थी राणा सांगा के। कौन कौन सी समस्याएं थी? देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट समस्याओं की बात करते हैं। समस्याएं बेटा, महत्वपूर्ण समस्या थी बेटा दिल्ली की। दिल्ली इस समय बेटा जब सिंहासन पर बैठे थे तब उस समय सिकंदर लोदी थे। कौन थे? सिकंदर लोदी शासक थे। इसके बाद बेटा मालवा था, है मालवा का शासक था बेटा गयासुद्दीन खिलजी। सिंहासन अभी राज्याभिषेक के समय की बात है बेटा, बाद में चेंज हो जाते। इसके अलावा गुजरात का बेटा महमूद बेगड़ा। ऐसे शासक थे बेटा। और इन शासकों से सबसे बड़ी समस्या थी बेटा राणा सांगा को, मतलब चारों तरफ से गिर चुके थे। गुजरात से, मालवा से और दिल्ली से, चारों तरफ से बहुत आशंका थी। लेकिन सिकंदर लोदी के बाद जब बात आती है, इसका उत्तराधिकारी बना था बेटा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी गयासुद्दीन मालवा और मांडू के शासक, इसका उत्तराधिकारी बना था महमूद लोदी, महमूद खिलजी सेकंड, ध्यान रखने का। और महमूद बागड़ा के बाद बेटा कुतुबुद्दीन खां शासक बना था बेटा। इस तरह से शासक रहे थे। अब बड़ी समस्याएं थी कि किससे समस्या छुटकारा पाए। देखो बेटा, पहली समस्या थी कि राणा सांगा शासक बनते अपने साम्राज्यवादी विस्तार की नीति अपनाई। क्या अपनाई? साम्राज्यवादी विस्तार की नीति। और साम्राज्यवादी विस्तार की नीति को लेकर एक तरफ दिल्ली यानी मेवाड़ और दिल्ली के बीच संघर्ष। सबसे पहले अपन बात करेंगे दिल्ली मेवाड़ या सल्तनत विगत संघर्ष की बात करते हैं। किस किस की बात करते हैं? मेवाड़ दिल्ली के संघर्ष की। देखो बेटा बात है बेटा दिल्ली का सुल्तान, आप सबको याद रखना। उस समय सिकंदर के बाद बेटा इब्राहिम लोदी शासक बना था। और इब्राहिम लोदी शासक बनने के साथ लोदी के सामने सबसे बड़ी समस्या थी बेटा राणा सांगा की, यार संग्राम सिंह प्रथम की। राणा सांगा भी बेटा साम्राज्यवादी विस्तार की नीति थी, हैं साम्राज्यवादी शासक थे। और ये नहीं चाहते थे कि राणा सांगा का साम्राज्य का विस्तार हो, क्योंकि आगे चलकर दोनों की सीमाएं साम्राज्यवादी मामले को लेकर दोनों के बीच में संघर्ष होना आवश्यक था। तो इब्राहिम लोदी ने बाबर के खिलाफ अभियान किया। ऐश्वरी राणा सांगा के खिलाफ क्या किया? अभियान किया। ये बात है 1517 की। कब की बात है? 1517 में इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा के खिलाफ अभियान किया। दोनों के सेनाएं बूंदी के पास में एक स्थान पड़ता है खातोली। कौन सा स्थान पड़ता है? खातोली। खातोली के मैदान में 1517 में दोनों के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया? खातोली का युद्ध। किस किस के बीच? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम के बीच और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच 1517 में खातोली का युद्ध लड़ा गया। और खातोली के युद्ध में राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को बुरी तरह पराजित करके वापस दिल्ली की ओर भेज दिया। लेकिन राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी का पीछा नहीं किया
और इब्राहिम लोदी को जाने दिया। इब्राहिम लोदी के वापस लौट जाने के बाद अपनी साम्राज्य जाने के बाद उसके 2 सेनापति थे इब्राहिम लोदी के। देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, इब्राहिम लोदी दिल्ली चला गया और दिल्ली लौटने के बाद अपनी हार का बदला लेने के लिए इब्राहिम लोदी के 2 सेनापति थे बेटा, ध्यान रखने की बात है। किसके? दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के 2 सेनापति थे। काफ़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा बेटा, 2 सेनापति थे। एक का नाम था बेटा मियाँ हुसैन, एक का नाम क्या था? मियाँ हुसैन, और दूसरे का था बेटा मियाँ माखन फरमूली। ध्यान रखने की बात है बेटा, मियाँ माखन फरमूली और मियाँ हुसैन दोनों सेनापति थे किसके? इब्राहिम लोदी के। और पिछली हार का बदला लेने के लिए दोनों सेनापतियों ने फिर मेवाड़ का अभियान किया। किसका अभियान किया? मेवाड़ का। और इधर राणा सांगा को ये समाचार मिल चुका था और वो भी अपनी सेना लेकर इनके खिलाफ चला। और दोनों की मुलाकात एक जो वर्तमान बेटा अपना जिला है धौलपुर जिले में एक स्थान बेटा बाड़ी। कौन सा स्थान है? बाड़ी, जिसको बारी बोलते हैं बेटा। बारी स्थान पर 1518 में, कब की बात है? 1518 में, अगले साल, मतलब 1517 में पराजित होने के बाद अगले साल बाड़ी स्थान पर, यानी बारी स्थान पर जो कहाँ पड़ता है बेटा? धौलपुर में। और इस स्थान पर मियाँ माखन और मियाँ हुसैन फरमूली की सेना किसकी सेना से भिड़ी? राणा सांगा की सेना से भिड़ी। और दोनों सेनाओं के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया? बाड़ी का युद्ध 1518 में। और इस युद्ध में राणा सांगा ने फिर मियाँ माखन और मियाँ हुसैन को, जो इब्राहिम लोदी के सेनापति थे, दोनों को क्या कर दिया? पराजित कर गया और दोनों वापस लौट गए। लौटने के बाद इधर राणा सांगा के सामने दूसरी बड़ी समस्या आ चुकी थी। देखो कौन सी समस्या आई थी बेटा? समस्या देख लो। इधर दक्षिण में आप सबको पता है बेटा, मालवा का एक नया शासक बना था गयासुद्दीन खिलजी के बाद में। और मालवा का शासक बना था बेटा, ध्यान रखने की बात है, महमूद खिलजी सेकंड। कौन बना था? महमूद खिलजी सेकंड शासक बना था। महमूद खिलजी सेकंड उस समय पास में एक क्षेत्र पड़ता था बेटा चंदेरी। क्या पड़ता था? चंदेरी है। चंदेरी को लेकर विवाद था महमूद खिलजी को, क्योंकि महमूद खिलजी को शासक बनाने में भी चंदेरी के शासक, जिसका नाम था मेंदिनी राय, क्या था? मेंदिनी राय का योगदान काफ़ी अच्छा था। इस बात को लेकर आगे चलकर मेंदिनी राय के और महमूद खिलजी के बीच विवाद हो गया था। तो राणा सांगा ने मेंदिनी राय को बेटा गागरोन की जागीर दे दी थी। कहाँ की? गागरोन की जागीर। और गागरोन की जागीर मिलने के बाद चंदेरी पर किसका अधिकार हो गया था? महमूद खिलजी का। और मेंदिनी राय को आगे चलकर कौन सी जागीर दे दी थी? गागरोन की। लेकिन महमूद खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण करने की तैयारी कर दी और मेंदिनी राय ने समाचार किसके पास भेज दिया? राणा सांगा के पास। राणा सांगा अपनी सेना सहित मेंदिनी राय के सहयोग के लिए गागरोन आ गया। और उस समय महमूद खिलजी और सेकंड और राणा सांगा के बीच में 1519 में दोनों सेनाओं के बीच किस स्थान पर? गागरोन स्थान पर गागरोन का युद्ध लड़ा गया। और गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने महमूद खिलजी को पराजित करके बंदी बना लिया। क्या बना लिया? बंदी बना लिया। और बंदी बनाकर चित्तौड़ दुर्ग में, किस दुर्ग में? चित्तौड़ दुर्ग में लगभग 6 माह तक बंदी के रूप में लगा और बाद में ससम्मान उसको छोड़ दिया। जो राणा सांगा की सबसे महत्वपूर्ण जो आत्मीयता की प्रतीक था वो दर्शाई। और इसके बाद में राणा सांगा ने इसको चले जाने दिया। अब समस्या दिल्ली में वापस पलटी। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। दिल्ली की तख्ता पलट हो चुकी थी। कैसे पलटी थी वो आप सबको याद रखना है। दिल्ली में क्या परिवर्तन हुआ और आगे चलकर राणा सांगा के लिए क्या समस्या बनी। देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, दिल्ली में मैंने किस वंश की बात की थी बेटा? दिल्ली में लोधी वंश की। और मैंने लोधी वंश के किस शासक की बात की थी बेटा? उस समय शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। जो इब्राहिम लोधी 2 बार राणा सांगा से भिड़ चुका था, दोनों बार पराजित हो गया था। दुर्भाग्य यह था कि इब्राहिम लोधी के समय 1526 में जो एक क्षेत्र पड़ता था अफगानिस्तान के पास, फरगना का एक शासक था बेटा। उस शासक का नाम था बाबर। क्या नाम था? बाबर।
इस बाबर के बीच और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हरियाणा में एक स्थान पड़ता है पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बाबर ने इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके मौत के घाट उतार दिया था। और बाबर ने 1526 के पानीपत के विजय के बाद दिल्ली का शासक बना। दिल्ली में किस वंश की नींव रखी? मुगल वंश की नींव रखी, यानी मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। अब बाबर जब शासक बना था तो बाबर ने अपनी जो ग्रंथ था बाबरनामा या तुजुक बाबरी भी कह सकते हो, तुजुक बाबरी में एक आरोप लगाता है कि जब इब्राहिम लोदी के युद्ध से मैं लड़ रहा था उस समय मैंने समाचार भेजा था राणा सांगा को कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ मुझे सहयोग दे, और राणा सांगा ने मुझे सहयोग नहीं किया था। ये झूठा आरोप लगाता है कौन? बाबर। इस बात को लेकर बाबर के और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था। अब राणा सांगा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी किसकी? बाबर की, राणा सांगा की। देखो बेटा कैसे, आपको मैं बात बताता हूँ। राणा सांगा की स्थिति बिल्कुल एक भग्नावेश की स्थिति थी बेटा। अब भग्नावेश जानते बेटा, कोई स्तूप या स्टेचू की तरह है, कोई मूर्ति थी। आपको पता है बेटा, बचपन अवस्था में उत्तराधिकारी मामले को लेकर आंख चली गई थी। जब खातोली का युद्ध हुआ था, कौन सा? इब्राहिम लोदी के साथ खातोली का युद्ध हुआ था, उसमें एक हाथ और एक पैर भी चला गया था सदैव के लिए। एक हाथ और एक पैर खो दिया था किस युद्ध में? खातोली के युद्ध में। उत्तराधिकारी संघर्ष में उसने अपनी क्या खो दी थी? आंख। न आंख थी, न एक हाथ था, न पैर था, और शरीर पर लगभग कहते हैं कि 80 घाव हो चुके थे। मतलब एक भग्नावेश सिपाही के रूप में उसकी एक स्थिति थी किसकी? राणा सांगा की। लेकिन वो कभी इन चीज़ों से डगमगाया नहीं। कभी उसने अपने साम्राज्य के लिए उसने अपने ऐसे नहीं सोचा कि मैं बिल्कुल भी अपंग हो चुका हूँ। अब साम्राज्य की स्थिति बिल्कुल गंभीर थी। दिल्ली में नए वंश की स्थापना हो चुकी थी। नया शासक बाबर दिल्ली का मुगल साम्राज्य की स्थापना कर चुका था। बाबर जब अपनी सेना लेकर पहले अपनी सेना भेजा था अपने बेनोई मेंदनी ख्वाजा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मेंदनी ख्वाजा के नेतृत्व में सेना भेजा था। 16 फरवरी की बात है, 16 फरवरी 1527। और मेंदनी ख्वाजा के सहयोग से सेना लेकर बाबर की सेना यानी तुर्क सेना किस स्थान पर पहुंची? बयाना स्थान पर। और इधर भी राणा सांगा की सेना लेकर बयाना के मैदान में आ पहुंची थी। दोनों के बीच में 16 फरवरी 1527 में इधर मेंदनी ख्वाजा जो बाबर का सेनापति था उसके नेतृत्व में बयाना का युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में राणा सांगा ने मेंदनी ख्वाजा के नेतृत्व में बाबर की सेना को या मुगल सेना को बुरी तरह टक्कर दी और इतनी हितोत्साहित हो चुकी थी, दोबारा युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थी। और हार के वापस बाबर की सेना दिल्ली लौट गई। दिल्ली लौटने के बाद न तो राणा सांगा ने उनका पीछा किया और दिल्ली लौटने के बाद बाबर ने सेना की स्थिति देखी और बिल्कुल सेना पूरी तरह टूट चुकी थी। और जब बाबर की सेना टूट चुकी थी तो बाबर पुनः से दोबारा से अपनी सेना में जोश उत्साह भरने के लिए उनको वचन या उन्हें प्रवचन दिए बेटा। कहा कि अगर तुम किसके लिए लड़ोगे? जिहाद के लिए लड़ोगे तो धर्म के लिए मरोगे। किसके लिए मरोगे? धर्म के लिए। और तुझ पर लगने वाला एक सैनिकों पर लगने वाला एक अपमानित कर होता है, अपमानित कर होता है, उस कर का नाम है तगमा कर। और तुम्हारे ऊपर लगने वाला जो सैनिक सेवा के ऊपर लिया जाने वाला एक कर होता है बेटा, सैनिक देश की अपने राज्य की सेवा करे और उनके ऊपर उस सेवा के बदले उन सैनिकों पर कौन सा कर देना पड़ता था? तगमा कर। इस तगमा अपमानित कर को भी मैं क्या कर दूंगा? समाप्त कर दूंगा। और उसने जिहाद का नारा दिया, जो जिहाद जाएगा वो धर्म के लिए स्वर्ग सिधार जाएगा, ऐसे नारे दिए और दोबारा से अपनी सेना में जोश भर लिए और अपनी सेना का नवगठित यानी दोबारा से पुनर्गठित किया। किसने? बाबर ने। बाबर ने अपनी सेना में पुनर्गठित किया। इसमें कुछ चेंजेस की बेटा। क्या? युद्ध पद्धति चेंज कर दी। और युद्ध पद्धति कौन सी थी? तुलगमा युद्ध पद्धति
जो बाबर ने उज्बेक जाति से सीखी थी। किनसे सीखी थी? उज्बेक जाति से। तुलगुमा पद्धति जो उज्बेक जाति से सीखी थी। इसके बाद में बाबर ने बेटा तोपखाना सीखा, और तोपखाना बेटा इन्होंने किनसे सीखा था? ईरानियों से सीखा था। इसके अलावा बेटा घोड़ों का संचालन नई तरीके से घोड़ों का संचालन जो कुश्तूनियों से सीखा था, कुश्तूनियों से सीखा था बेटा। उज्बेक जाति से तुलगुमा पद्धति सीखी थी, नई प्रणाली। तोपखाना नया था, भारत में पहला तोपखाना शासकों में प्रयोग करने वाले पहले शासक बाबर थे। इससे बाबर से पहले दक्षिण भारत में बारूद का प्रयोग हो चुका था, और बारूद के प्रयोग करने वाले बेटा कौन थे? पुर्तगाली थे। जबकि उत्तर भारत में पहली बार बारूद के प्रयोग करने वाले मुगल शासक बाबर थे, जिन्होंने किया था। और बाबर ने अपनी सेना में 9 गठित सेना के रूप में तैयार कर किसके खिलाफ? राणा सांगा के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार कर दी और अपनी नई सेना चुनी। इसके साथ अगले कुछ ही समय में अपनी सेना लेकर बाबर स्वयं युद्ध स्थल में, और इधर राणा सांगा ने मुसलमानों को अपने देश से निकालने के लिए पूरे राजपूत शासकों को इकट्ठा करने के लिए एक पाती पर्वन प्रणाली थी। उस प्रणाली के तहत सभी शासकों को एक छत्र में इकट्ठा करने का आदेश दिया, और सभी राजपूताने के सभी राजपूत शासक इस पाती पर्वन के तहत सभी क्या हुए? इकट्ठे हुए, और राणा सांगा के सहयोग के लिए युद्ध में तैयार हुए। एक तरफ बाबर और दूसरी तरफ आपका राणा सांगा। जो राणा सांगा की सेना में साथ देने वाले जो उत्तराधिकारी शासक आए थे, उसमें से 7 तो उच्च श्रेणी के 9 राव थे, 104 सरदार थे। ऐसी विशाल सेना थी किसकी? राणा सांगा की। ये बात कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज में पता चलती है कि 7 उस श्रेणी के राजा थे, 9 राव थे और 104 सरदार थे, जो बाबर के खिलाफ पाती पर्वन प्रणाली के तहत लड़ने के लिए इकट्ठे हुए थे। और बाबर ने जबकि राणा सांगा की जो युद्ध प्रणाली थी वो कैसी थी बेटा? परंपरागत युद्ध प्रणाली के तहत युद्ध लड़ रहा था, जबकि बाबर ने अपनी सेना नवगठित एक नई गठित प्रणाली के तहत युद्ध के मैदान में। दोनों सेनाएं जो 17 मार्च 1527 में भरतपुर के रूपवास तहसील के कौन से स्थान पर खानवा के मैदान में, जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था, इस स्थान पर आ डटी, और दोनों सेनाओं के बीच 17 मार्च 1527 को युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा का सहयोग करने के लिए बहुत से राजपूत इकट्ठे हुए थे, जिसके बारे में अगले वीडियो में आपको चर्चा में बताऊंगा। और इस के साथ ही आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और अगली बात इसी युद्ध में बताऊंगा जो राणा सांगा का युद्ध था।